रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? होप सो कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। टुडेज़ वीडियो इज़ ऑल अबाउट द करंट अफेयर्स रिवीजन। और के करंट अफेयर्स के जो हैं बेसिक टॉपिक्स और जो हॉट टॉपिक्स हैं वो आप सब लोगों के लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और ये सारे टॉपिक्स जो हैं मैंने अपने क्रैश कोर्स में करवाए हैं जो अभी रिसेंटली ख़त्म हुआ है और उनका मॉक जो है वो अभी रहता है। तो मैंने ये सोचा कि मैं ये सारे टॉपिक्स आपके साथ डिस्कस करूं और आप लोगों को बताऊं कि किस तरह से आप लोग जो हैं शॉर्ट टाइम में मैक्सिमम टॉपिक्स जो हैं उनकी प्रूफ रीडिंग कर सकते हैं। देखें, अब करंट अफेयर्स को प्रॉपरली एक्सटेंसिव वे से करने का टाइम गुजर चुका। अब हमारे पास जो है वो कुछ लोग कहते हैं कि शॉर्ट टर्म अप्रोच नहीं यूज़ करनी चाहिए। आई ऑल्सो अग्री विद दैट। बट अभी जो है वो हमें बुलेट नोट्स में जो है उनको प्रूफ रीड करने की ज़रूरत है। ये बुलेट नोट्स नहीं हैं, ये एक्सटेंसिव नोट्स हैं, प्लस ये बुलेट फॉर्म में भी हैं। लाइक इट्स अ मिक्सचर ऑफ दोज। सो आप इसको अवेल कर सकते हो। मोर ओवर जो है वो आज की क्लास आप सब लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाली है। तो आपने लास्ट तक जो है वो इस वीडियो को देखना है और उन एस्पायरेंट्स के साथ शेयर करना है जो बहुत परेशान हैं, जिनके करंट अफेयर्स में जो है वो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है। और ये आप लोगों के लिए मैंने एक अपॉर्चुनिटी रखी है कि आज की जो क्लास है उसमें आप लोगों को मैक्सिमम टॉपिक्स कवर करवा दिए जाएँ। टोटल आई थिंक 16 to 17 या मोर भी ये टॉपिक्स बन रहे हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट टॉपिक है हमारा ब्रिक्स का। अब ब्रिक्स का जो टॉपिक है इसको आपने किस तरह से करना है, आप देख रहे हैं कि मैंने जो है इसके अंदर फर्स्टली तो इसकी हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। देखिए, जब भी आप कोई टॉपिक करते हो तो आपको उस टॉपिक की हिस्ट्री पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम क्या करते हैं, हम रिसेंट समिट्स जो है वो तो कर लेते हैं, उनके ऊपर तो फोकस कर लेते हैं, बट हम मेन फोकस नहीं कर पाते। अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि मैंने यहाँ पे जो है ब्रिक्स का पहले मैंने ये बताया कि इसमें कितने टोटल मेंबर्स हैं और उसके बाद जितने भी मेंबर्स हैं वो हैं क्या, यानी कि दे ऑल आर द एमर्जिंग नेशनल इकोनॉमीज़। तो हमें इस चीज़ के ऊपर जो है वो फोकस करना है। उसके बाद ये ओरिजिनली जो है वो टर्म कहाँ से हुई थी, बेसिकली ये एक थोड़ी सी एक्सटेंसिव इंफॉर्मेशन है। और मैंने ब्रिक्स में एक और जो है वो टर्म लिखी है, बिल्डिंग बेटर ग्लोबल इकोनॉमिक ब्रिक्स। अब आज का जो लेक्चर है मैं आप लोगों को ओवरऑल समरी करके हर टॉपिक की बताऊंगी। ये मैंने डिटेल में अपने सेशन में बताया था, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि वो बच्चे जो इन एक्चुअल में इस चीज़ को अवेल करना चाहते हैं बट किसी सर्टन रीज़न की वजह से वो नहीं कर पाते। मोर ओवर आप सब लोगों को पता चल जाए कि किस तरह से मेरा मेथड है पढ़ाने का। और बहुत से लोगों की शिकायत भी हैं, कंप्लेंट्स भी हैं कि मैं जो हूँ मैं रिप्लाई नहीं कर पाती। तो बेसिकली आप सब लोगों के लिए है। अब ये जो ब्रिक्स का टॉपिक है या ब्रिक्स की जो है हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन, ये बेसिकली किस लिए फॉर्म हुई थी? ये फॉर्म हुई थी इस पर्पस के लिए कि हम यूनिपोलैरिटी जो वेस्ट की कंट्रीज़ हैं उनको ब्रेक करने के लिए ये फॉर्म हुई थी। अब मैं जो आज आप लोगों को बताऊंगी वो एक समरी होगी, डिटेल नहीं होगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टॉपिक्स हैं। आप लोगों को जस्ट इसका ग्लैंस व्यू देना है ताकि आप लोग जो हैं वो एक दफ़ा शांत हो जाएं और एक दफ़ा जो है आप लोग रिलैक्स हो जाएं कि हाँ भाई हम जो है ये टॉपिक हमें आते हैं। आप में से मैक्सिमम बच्चे वो होंगे जो ऑलरेडी ये टॉपिक्स कवर कर चुके होंगे। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप इसको एक दफ़ा जो है वो मज़ीद इसको देख सकते हैं। अब आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो है नोट्स बने हुए हैं। यहाँ पर जो है मेन बात करने वाली आई है और वो है जी ब्रिक्स की रिसेंट 15th समिट जो कि अगस्त 22 और 24 को हुई थी 2003 में। अब ये हमारा बेसिक फंडा है, बेसिक जो है वो हमारा काम है। हमें जो है वो करंट अफेयर्स के लिए पहले तो हमें इसकी सारी हिस्ट्री का पता होना चाहिए। उसके बाद हमें रिसेंट क्रिटिकल एनालिसिस करने के लिए इसकी एक्सपेंशन का पता होना चाहिए। आपको पता है कि ऑफिशियली जो है वो अर्जेंटीना ने इसको ज्वाइन किया है ब्रिक्स को, और ब्रिक्स की एक्सपेंशन जो है वो अब हुई है और रिसेंट समिट में ही इसकी बात हुई है। इसके बाद हम देख लेते हैं कि ब्रिक्स का एजेंडा क्या था। ये हमारा जो है वो बेसिक पॉइंट है। ब्रिक्स का जो मेन एजेंडा है वो ये है कि हम इसकी साउथ में जो है वो एक्सपेंशन करें। मोर ओवर जो है इसके अंदर डिफरेंट डायलॉग्स और डिफरेंट रोड मैप बताया गया था और एक कॉन्सेप्ट जो है इसके अंदर दिया गया था, दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ डी डॉलराइजेशन। दैट मीन्स कि ब्रिक्स के जितने भी मेंबर कंट्रीज़ हैं उन्होंने इस चीज़ पे इनकरेजमेंट की कि हम जो हैं हम अपनी ट्रांजैक्शंस को लोकल करेंसी में करेंगे ताकि जो डॉलर का एक हाइप क्रिएट हुआ है हम उसको कम कर सकें। तो यू कैन सी हियर ऑल द बेसिक एजेंडास एंड फंडामेंटल्स। अब मैं फौरी तौर पर जो है इसको करवाऊंगी ताकि आप लोग जो हो आप लोगों को मैक्सिमम
समझ आ जाए। उसके बाद हमने इसका प्रोपागेंडा देख लेना है कि इसमें मेजर इन्फ्लुएंसमेंट किन किन लोगों का है और इसका क्रिटिकल एनालिसिस जो है वो क्या हो सकता है। तो फर्स्टली जो है वो ये है कि इसमें मेजर इन्फ्लुएंस जो है, क्योंकि इंडिया ब्रिक्स का एक पार्ट है, मेजर इन्फ्लुएंस इसमें इंडिया का है। इंडिया ऑलरेडी क्वाड और I2U2 का पार्ट भी है। तो इंडिया चाहता है कि हमारी एक विन विन सिचुएशन हो। दैट मीन्स कि इंडिया अपनी जो है वो हेजमनी चाहता है, इंडिया अपनी डोमिनेंसी चाहता है। तो आप इस चीज़ को देख सकते हो। उसके बाद एक्सपेंशन जो है ब्रिक्स की वो वेरियस सर्टन आर्ग्यूमेंट्स के ऊपर की गई थी। इसके अंदर जो है वो ये बताया गया था कि ब्रिक्स में वो कंट्रीज़ ऐड हो सकती हैं जिन पे कोई भी सैंक्शंस ना हो, जिनका एक स्पेशल GDP हो एक प्रॉपर परसेंटेज तक, और सिलेक्टिवली इंक्लूसिव हो वो साउथ पोल के अंदर। उसके बाद मैंने यहाँ पर जो है वो कुछ गल्फ़ कंट्रीज़ के बारे में बताया कि गल्फ़ कंट्रीज़ जो हैं, गल्फ़ रीजन्स जो हैं वो इसके अंदर क्यों इतने ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। सो यू कैन सी हियर। अब हम इसका थोड़ा सा क्रिटिकल एनालिसिस कर लेते हैं। हमने इसमें जो है वो एक डी-डॉलराइजेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा है। तो क्या वो डी-डॉलराइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है, क्या डॉलर उससे ट्रबल में आ सकता है? तो यहाँ पर मैंने लिखा येस, बिकॉज डी-डॉलराइजेशन कॉन्सेप्ट इज़ गेनिंग मोमेंटम डे बाय डे। बट अगर हम प्रेजेंट वे में देखें तो डॉलर को कोई भी हिटिंग नहीं हुई, डॉलर को जो है वो कुछ भी इफेक्ट नहीं हो रहा। आपको पता है कि डॉलर 90% ग्लोबल ट्रांजैक्शन जो इंटरनेशनल हैं उनको होल्ड कर रहा है, राइट। तो यहाँ पर डॉलर को कोई इतना ख़ास जो है वो फ़र्क नहीं पड़ा। बट अगर हम इसको फॉर साइट करें, इसको फ्यूचर वे में देखें, तो डेफिनेटली डॉलर जो है वो ट्रबल में आ सकता है अगर ये चीज़ प्रॉपरली जो है वो परसू होती है। अब हम अपना सेकंड कॉन्फ्लिक्ट देख लेते हैं। सेकंड जो है वो हम अपना टॉपिक देख लेते हैं, दैट इज़ द नागोर्नो काराबाख कॉन्फ्लिक्ट। 2000 पास पेपर जो है हमारे, उसमें ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो पूछा गया है। ये कॉन्फ्लिक्ट जो है ये दो जो है वो कंट्रीज़ के दरमियान है, जिसमें आर्मीनिया और आज़रबाईजान इंक्लूडेड है, और 2 सीज़ हैं, ब्लैक सी और कैस्पियन सी। यू कैन सी हियर द मेंशनिंग अमाउंट एंड द मेंशन, मैंने जो मेंशन किया हुआ है कि ये है हमारा जी, ये कैस्पियन सी है जो राइट साइड पे है, जो कि हम आप कह सकते हो ईस्ट साइड पे है, और वेस्ट सी जो सॉरी ब्लैक सी है वो वेस्ट साइड पे है। अब कॉकस माउंटेन रीजन के दरमियान ये सारा इलाका है, जिसमें आज़रबाईजान है, आर्मीनिया है, साउथ में ईरान है, नॉर्थ में रशिया है। आप देख रहे हो कि एक छोटा सा पार्ट जो है वो नागोर्नो का है, जहाँ पे एथनिक आर्मीनियंस इंक्लूडेड हैं। तो बेसिकली आपको जिसको स्टेट ऑफ अर्तसाखा के साथ हम जो है वो इसको सिमिलर करार देते हैं, ये मैं फर्दर आपको बताती हूँ। नाउ यू कैन सी देयर कि आर्मीनिया ये क्लेम करता है कि नागोर्नो काराबाख, क्योंकि यहाँ पे एथनिक आर्मीनियंस है तो ये हमारा है। आज़रबाईजान ये क्लेम करता है कि ये हमारी जोग्राफिकल बाउंड्री है। देन हाउ कुड यू से दैट कि आर्मीनिया जो है वो इस पर क्लेम करा। तो इनका जो है ये क्रॉस बॉर्डर एक कॉन्फ्लिक्ट है, राइट। तो आप जो हो इसके ऊपर प्रॉपरली आप सर्च करके इसको मैप में भी आप कन्वर्ट कर सकते हो। आपने यहाँ पर मैंने टाइमलाइन भी यहाँ पर बताई है कि क्यों इनका कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ था, कब से इनका कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ था, और ये कॉन्फ्लिक्ट क्यों कहलाता है। तो आप इसके ऊपर जो है वो इसको देख सकते हो। रीसेंट कंडीशन जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम करंट अफेयर्स की बात कर रहे हैं तो हम स्टैटिक वे के बाद इसको डायनामिक वे से भी देखेंगे। यू कैन सी देयर कि 20 सितंबर 2023 को अज़रबाईजान मिलिट्री जो है उन्होंने मैक्सिमम ऑफेंस किया और कैप्चर कर लिए वेरियस एरियाज ऑफ आर्मीनिया, और एक जिसे हम कॉरिडोर है जो आर्मीनिया को आज़रबाईजान से मिलाता है, जिसको हम लचिन कॉरिडोर का नाम देते हैं, उस कॉरिडोर को भी इन्होंने बंद कर दिया था। ये तो है जी रिसेंट कंडीशंस। बट अगर हम पाकिस्तान का स्टांस देखें तो पाकिस्तान जो है वो आज़रबाईजान के साथ है, बिकॉज आज़रबाईजान इज़ अ मुस्लिम कम्युनिटी, सो दैट्स वाई। और कुछ फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड भी चीज़ें हैं। अब ये पास्ट पेपर का क्वेश्चन है, आप देख सकते हो कि नागोर्नो काराबाग और कश्मीर के दरमियान जो सिमिलैरिटीज़ हैं हमें एग्जामिनर ने पूछा था कि वो बताओ। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि पहले तो है कि मुस्लिम कम्युनिटी है, दूसरा ये है कि कहीं ना कहीं एनिमी ऑफ एनिमी इज़ फ्रेंड, सो दैट्स अ सेपरेट अप्रोच। थर्ड ये है कि दोनों फ्लैश पॉइंट्स हैं, एक साउथ एशिया का है और एक कॉकस रीजन में है, राइट। उसके बाद यहाँ पर सारे डिस्प्यूट जो है मैंने बताया हुआ कि दोनों डिस्प्यूट्स जो हैं वो फ्रोज़न कॉन्फ्लिक्ट कहलाते हैं, क्योंकि दोनों पे कोई भी जो है वो प्रॉपर काम नहीं हो रहा, कोई भी प्रॉपर जिसे कहते हैं वो रिसेंट आप क्या कह सकते हो उसको कि कोई रिजल्ट नहीं आ रहा। सो नेक्स्ट पॉइंट है जी हमारा सऊदी ईरान रैप्रोचमेंट, दैट इज़ द मिडल ईस्ट क्राइसिस। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों का टॉपिक हो सकता है। इसमें टाइमलाइन मैंने बता दी है, टाइमलाइन आप लोग कर लीजिएगा। राइवलरी बताई है कि ईरान
और सऊदी की राइवलरी बेसिकली स्टार्ट की हुई थी, इसका स्टार्टअप कहाँ से था? ईरान में आपको पता है कि शिया मुस्लिम्स ज़्यादा हैं, सऊदी शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट भी एक बहुत ज़्यादा है। ये तो चलें रिलीजन के ऊपर चला गया तो इसको थोड़ा सा डेप्थ में नहीं मैं देख सकती। उसके बाद कंपटीशन वे में से और हिस्टोरिक एथनिक वे से भी इनकी बहुत ज़्यादा राइवलरी चलती आ रही है। अब रिसेंट जो इनकी अप्रोचमेंट हुई है हम उसकी बात करते हैं। अग्रीमेंट टू रिस्टोर टाइज, अब रिसेंटली जो इनकी अप्रोचमेंट हुई है वो एक इनकी सीक्रेट टॉक हुई है प्रॉपर्ली, जिसमें सऊदी अरेबिया और ईरान ने जो है वो बीजिंग में प्रॉपर्ली आपस में जिसे कहते हैं कि वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कह लें या कोई भी कॉन्फ्रेंस कह लें, वो इन्होंने की है, जिसमें इनका मेन एजेंडा ये था कि हम इन चीज़ों को जो है वो जो हमारे दरमियान जितने भी क्लैशेस हैं हम उनको ओवरकम करेंगे और हम जो है वो अब आपस में अपना जो है वो बायलैटरल ट्रेड भी कहीं ना कहीं करेंगे। अब ये तो जी थी इनकी अग्रीमेंट। यहाँ पर आपको देखना ये ज़रूरी है कि ये चीज़ ईरान और सऊदीया के लिहाज से किस तरह से उनके लिए बेनिफिट साबित हो सकती है, तो ये आपका क्रिटिकल एनालिसिस कहीं ना कहीं होगा। उसके बाद इसमें चाइना का रोल देख लेते हैं जी। चाइना का रोल इसके अंदर ये है कि चाइना ने एक प्रॉपर मीडिएटर का रोल प्ले किया है और चाइना ने प्रॉपर्ली इनको एक साथ बिठाया है। तो कहीं ना कहीं चाइना जो है इसमें एक ब्रोकर का रोल अदा कर रहा है ताकि रीजन के अंदर जो है वो पीस हो। और क्रिटिकल एनालिसिस आप इसको जियोपॉलिटिकल वे से देख के कर सकते हो, यूएस को अंदर ऐड कर सकते हो। उसके बाद ईरान, सऊदीया और प्रोजेक्ट्स, डिफरेंट जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके साथ लिंकअप कर सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं जो टू ग्रुप्स हैं G7 और G20 की। इनका कॉन्ट्रास्ट यानी इनका जो है वो कंपैरिजन करके भी आप उसको कर सकते हो और इनको जो है वो आप इन डिटेल भी कर सकते हो। G7 जो है इसमें 7 मेंबर कंट्रीज़ हैं। 1975 में ये फर्स्टली 6 मेंबर थे और बाद में इसमें रशिया जो था वो इन्वॉल्व हुआ था। तो टोटल जो है रशिया को बाद में जो है वो सस्पेंड भी कर दिया गया जब इन्होंने यूक्रेन का जो है एक इलाका है उसके ऊपर इन्होंने एनेक्सेशन की थी, तो इसको सस्पेंड कर दिया गया था। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि इसके ट्रेड्स क्या हैं और इसकी जो है वो रिसेंट समिट क्या है। G7 के अंदर जितने भी कंट्रीज़ हैं उनमें जो 7 कंट्रीज़ इन्वॉल्व्ड हैं दे ऑल आर द डेवलप्ड इकोनॉमिक कंट्रीज़, राइट। ये आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद इसका क्या एजेंडा था? इसका ये एजेंडा था कि इसमें जो है वो हम कॉरपोरेट टैक्सेशन, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करेंगे ताकि जो हमारे यहाँ पे जो एशिया के कंपेटिटर्स हैं वो हमें कम्पीट ना कर सकें। G7 ग्रुप और G20 ग्रुप जो है G7 ग्रुप जो है उसका बेसिक एजेंडा ये भी है ताकि चाइना को जो है वो बेसिकली उसकी हेजमनी को हम ओवरकम कर सके। कहीं ना कहीं आपको पता है कि चाइना एक इमर्जिंग कंट्री है, चाइना की इकोनॉमी बहुत ही ज़्यादा जो है वो बूस्ट अप हो रही है, तो इसको कहीं ना कहीं ओवरकम करने के लिए इसको G7 को इंट्रोड्यूस एक्सपैंड किया गया। अब हम इसकी ग्लोबल परसेप्शन देख लेंगे। इसमें जो है वो हम डिफरेंट ऑथर्स का जो है वो देख लेंगे उन्होंने किस तरह से जो है वो G7 को बेसिकली टारगेट किया हुआ है। उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं G7 जो है वो कोहेरेंट नहीं है क्योंकि इसके अंदर चाइना इन्वॉल्व नहीं है। इसकी कुछ इम्प्लीकेशंस ये हैं कि चाइना जो है क्योंकि वो ग्रोइंग इकोनॉमी बन रहा है तो चाइना को ओवरहॉल करने के लिए इन्होंने अपना G7 ने अपना एक प्रोजेक्ट जो है वो अनाउंस किया है, दैट इज़ द प्रोजेक्ट ऑफ B3W बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, जिसको हम फर्दर देख लेते हैं। अब G20 की बात करें तो इसमें टोटल 20 कंट्रीज़ इन्वॉल्व हैं और वो 20 की 20 जो हैं वो आपस में स्ट्रैटेजिक वे से जो है वो अपहोल्ड कर रही हैं। इसमें भी जो है वो चाइना इन्वॉल्व नहीं है और ये जो बेसिकली G20 है इसमें इंडिया है और इंडिया कहीं ना कहीं जो है वो अपनी डोमिनेंसी चाहता है। ये चीज़ भी जो है इसके अंदर बताई गई है, ये क्रिटिकल वे से आप देख सकते हो। उसके बाद G20 का टोटल अगर हम GDP का शेयर देख लें तो G20 का शेयर है 75%, इसमें एक्सपोर्ट्स हैं और 80% वर्ल्ड की पॉपुलेशन है। अब यहाँ पर कुछ लोग कहते हैं कि G7 बेशक G7 की इकोनॉमी जो है वो डेवलप्ड है बट G20 जो है वो इसको ओवरलैप कर सकता है। यहाँ पे ट्रम्प की हाइपोक्रेसी मैंने इसलिए लिखा था कि ट्रम्प ने जो है वो यूएस ने इस ग्रुप के साथ क्लैशेस वेरियस रखे थे और अपने आप को जो है वो यहाँ से निकाल दिया था, विड्रॉ कर लिया था, बट आफ्टर द सिलेक्शन ऑफ जॉय बाइडन उन्होंने इस चीज़ को रीन्यू किया और उन्होंने कहा कि हम एक अप्रोच रखेंगे और जहाँ पर हम जो है सबके साथ बिल्कुल जिसे कहते हैं कि एक डिप्लोमेटिक ट्रांजैक्शंस करेंगे।
क्रिटिकल एनालिसिस देख लिया कि क्रिटिकल एनालिसिस में जो है वो एक तो इंडिया ने रिसेंट अपना जो है वो प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस करवाया है, जिसमें आईएमईसी है, जिसमें जो है वो एक B3W, यानी कि सारी चीज़ें अल्टीमेट जो हैं वो चाइना को हिट कर रही हैं। चाइना के अगेंस्ट जो है वो एक प्रॉपर पॉलिसी बनाई जा रही है। आप खुद ये हिसाब लगा लें कि चाइना जो है वो कितना ज़्यादा ग्रो कर चुका है, कि चाइना के अगेंस्ट ये सारी चीज़ें जो हैं वो की जा रही हैं। उसके बाद हम B3W की बात करें, मैंने आपको पहले भी बताया कि ये एक G7 का एक सब प्रोजेक्ट है, एक लिंक करा है उनके साथ, जिसकी फॉर्मेशन हुई थी 2021 में ड्यूरिंग G7 मीटिंग। जॉय बाइडन ने इसको अनकवर्ड किया था। इसके जो टारगेट था, उन्होंने कहा था कि हम $40 ट्रिलियन रखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर को डिवेलप करने में, प्लस हमारा जो टारगेट है अचीव करने का वो 2035 है। इसमें डिफरेंट वेरियस सब प्रोजेक्ट्स थे, जिसमें PG2 था। PG2 को कहा जाता है पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। इसमें डिफरेंट जो है वो चीज़ें और एजेंडास जो हैं बताए गए थे, आप देख सकते हो। उसके बाद जो है वो इसमें एक एक्ट भी अनाउंस किया गया था, US इनोवेशन एंड कंपटीशन एक्ट। और ये एक्ट क्या बताता है? ये एक्ट ये बताता है कि चाइना की जो इन्फ्लुएंसमेंट है उसको काउंटर करने के लिए बेसिकली हमने ये प्रोजेक्ट किया है। आप जानते हो कि चाइना का जो प्रोजेक्ट है BRI, वो कितना एक्सपेंशन क्रिएट कर चुका है, और वो मोर देन 70 कंट्रीज़ में ऑपरेशन कर रहा है, और उसके सब प्रोजेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा हैं। और एक सब प्रोजेक्ट है उसका CPEC, जो कि पाकिस्तान का प्रोजेक्ट है मेन। अब यहाँ पर चाइना का रिस्पॉन्स क्या था? चाइना ये कहता है कि आप लोग जो हो, आप लोग एक कोल्ड वॉर जो है वो रीजन में कंडक्ट करे हो बाय डूइंग सच टाइप ऑफ रिडिकुलस थिंग्स। सो आई थिंक ये चीज़ जो है आप लोगों को जानना ज़रूरी है। ADB की रिपोर्ट आप लोग देख लो कि इसमें क्या लिखा हुआ है, और ये किस तरह से जो है इन दोनों चीज़ों को परसीव कर रहा है। उसके बाद हम IMEC की भी बात कर लेते हैं, इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक यूरोप कॉरिडोर। बेसिकली एक प्लान्ड इकोनॉमिक कॉरिडोर है, जिसमें दो चीज़ें इन्वॉल्व हैं। एक तो है कि आपका इंडिया जो है उसने इसमें इसको BRI से कहीं ना कहीं उसकी नकल की है, और बहुत से एनालिस्ट ये कहते हैं कि इंडिया ने IMEC को जो है जब बनाया है तो उन्होंने BRI की नकल की है। इसका मैंने एक जो है वो मैप भी बनाया है, वो देख लेते हैं। लेकिन पहले मैं इसके बारे में आपको बता दूं कि इसमें जो है वो एक तो रूट है, रोड रूट है, और दूसरा जो है वो सी रूट है। तो हम देख लेते हैं कि रोड रूट कौन सा है और सी रूट कौन सा है। अब ना जाने किधर गया इसका, ये है जी इसका मैप। आप देख रहे हैं कि इंडिया से होता हुआ ये UAE को आपस में मिला रहा है, उसके बाद जो है इसराइल से होता हुआ फाइनली जो है ये पारिस की सी, वहाँ पर जो इसकी प्रॉपर इसकी है लिंक अप, वहाँ पे ये जा रहा है। तो ये था जी इसका एक प्रॉपर मैप। अब हम बैक बात कर लेते हैं, इसका कुछ चैलेंजेस की बात कर लेते हैं। अगर हम IMEC को देखते हैं विद रिस्पेक्ट टू BRI, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं IMEC जो है वो BRI को मतलब BRI के नक्शे कदम पर चलना चाहता है, और उसको जो है वो बेसिकली टारगेट करना चाहता है। लेकिन ऐसा सच में ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि अगर आप मैप देखो तो यहाँ पे बहुत से राइवल्स भी इंक्लूडेड हैं। उनका अगर आपस में कॉन्फ्लिक्ट चल पड़ा तो कहीं ना कहीं ये चीज़ जो है वो इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस साबित हो सकती है। तो ये आप एक दफ़ा देख लें कि ये जो है इसको बेसिकली डिस्प्यूट टेंशन, ये सारी चीज़ें मैंने बताई हुई हैं इसके अंदर। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इस वजह से मैं फौरी तौर पर इसको जो है वो कंप्लीट करना चाह रही हूँ। अब हम बात कर लेते हैं 2 ऑर्गेनाइजेशंस की, जिसमें एक ऑकस है, क्वाड है। पहले हम ऑकस की बात कर लेते हैं कि ये एक ट्राइलेटरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप एक्ट है इंडो पैसिफिक रीजन के दरमियान। इसमें 3 कंट्रीज़ इन्वॉल्व हैं, AU से ऑस्ट्रेलिया, UK से UK, और US से USA। तो देखें ऑकस किस तरह का इसका अच्छा नाम बन गया है। अब इधर जो है ऑस्ट्रेलिया को UK और USA अपनी मिलिट्री प्रोवाइड कर रहे हैं, और उनके लिए सबमरीन्स बनाई जा रही हैं, और वो सबमरीन्स जो हैं वो न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं, जो समंदर के अंदर ऑटोमेटिकली काम करेंगी, और कहीं ना कहीं वो चाइना की नेवल फोर्सेस के साथ कम्पीट करेंगी। और ये चीज़ जो है चाइना की नेवल फोर्सेस के लिए और चाइना की टेक्नोलॉजी के लिए उनको इनकाउंटर करने के लिए बनाई जा रही है। अब ये हैं जी 2 पिलर्स ऑकवस के। पिलर 1 जो है वो क्या करेगा कि वो न्यूक्लियर सबमरीन्स के ऊपर काम करेगा, और पिलर 2 क्या करेगा, इसमें जो है वेरियस और एडवांस जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उनसे रिलेटेड जो है वो बात की जाएगी। अब यहाँ पर जो है इसको चैलेंज क्या दरकार है, इसको चैलेंज है चाइना, और चाइना ने इस पर क्या रिस्पॉन्स किया है। चाइना ने कहा है कि जो ये सबमरीन्स बनाई जा रही हैं ये नॉन पॉलिफरेशन ट्रीटी के अगेंस्ट है, और ये उस रिस्क को जो है वो इन्हांस कर रही हैं, और रीजन के अंदर स्टेबिलिटी और अमन को जो है वो कम कर रही हैं। अब हम क्वाड की बात कर लेते हैं कि क्वाड जो है वो
एक क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है, और ये 2004 में जब इंडियन ओशन में जो है वो सुनामी आई थी तब ये बनाया गया था। और इसका कंसर्न अब जो है वो चेंज हो गया है, अब कहीं ना कहीं इसका पर्सनल कंसर्न हो गया है। और अल्टीमेट अगर इसका क्रिटिकल एनालिसिस किया जाए तो इसमें भी कहीं ना कहीं जो है वो इन्वॉल्व है यूएस की हेजमनी, और यूएस ये चाहता है कि चाइना की जो ग्रोइंग पावर है उसको हम कम करें। एक चीज़ आप लोगों ने नोट की होगी कि जितनी भी ये ऑर्गेनाइजेशन है ये चाइना को हिट कर रही हैं, तो ये चीज़ें आप लोगों ने अपने माइंड में रखनी है, सो दैट आप लोग एग्जांपल्स भी पुट कर पाओ। ये था जी इसका क्रिटिकल एक छोटा सा एनालिसिस। आई डोंट थिंक सो ये जो स्क्रीन है ये यहाँ पे थोड़ी सी ब्लर हो रही है, वेट फॉर अ सेकेंड, आई थिंक अब ठीक है। अब हम यहाँ पर जो है वो I2U2 की डील के बारे में बात कर लेते हैं। ये डील जो है ये 4 कंट्रीज़ में है, इंडिया है, इसराइल है, यूएई है, यूएसए है। 14 जुलाई 2022 को हुई थी, और इसमें जो है वो ग्लोबल चैलेंजेस और एडवांस्ड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ की बात की गई। यू कैन सी हियर, आप देख सकते हो इधर। और उसके बाद जो है वो इसका थोड़ा सा क्रिटिकल एनालिसिस, आप इसको पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से भी जो है वो देख सकते हो। अब थोड़ा सा मैं फास्टली इन चीज़ों को आगे बढ़ाऊंगी, क्योंकि अभी जो है वो अच्छे खासे टॉपिक्स मौजूद हैं। अब ताइवान की बात कर लेते हैं। ताइवान इशू क्या है और इसको इतनी ज़्यादा हाइप क्यों दी जा रही है? देखिए, ताइवान इशू जो है वो चाइना का और ताइवान का इशू है। ताइवान एक आइलैंड है जो साउथ चाइना सी के नॉर्दर्न में है। आप इसका मैप गूगल से देख लेते हो, इसका मैप मैंने बनाया नहीं है, इसका मैप मैंने डिजिटल फॉर्म में जो है वो बच्चों को प्रोवाइड किया था, तो आप इसको ना गूगल से देख सकते हो। तो ताइवान का इशू बेसिकली कुछ ख़ास इशू नहीं है, ये एक ताइवानी पीपल और चाइनीज़ पीपल के दरमियान है। ताइवान एक सॉवरन स्टेट है, और ताइवान ये कहते हैं कि हम चाइना से बिल्कुल सेपरेट हैं। ऑन द अदर हैंड चाइना का ये क्लेम है कि ताइवान हमारा प्रोविंस था, हिस्ट्री ये बताती है, तो ताइवान हमारा है। अब ताइवानीज जो हैं वो अपने आप को सॉवरन मानते हैं, ये चीज़ इनमें कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर रही है। और ताइवान दुनिया के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है वो देख लेते हैं। इस ताइवान इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ द वर्ल्ड? येस, बिकॉज इकोनॉमी इज़ ग्रेटली इंपॉर्टेंट। आप देखते हो कि डिफरेंट भी फ़ोन्स हैं जिसमें सैमसंग की आ जाती है, या फिर वेरियस इसमें कंपनीज आ जाती हैं। ताइवान ने अच्छी खासी जो है वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को होल्ड किया हुआ है, राइट। तो इसलिए ताइवान जो है उसमें यूएस ने अपना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट शो किया है। यूएस जो है वो एक अच्छा खासा इसमें टेंशन क्रिएट कर रहा है चाइना और ताइवान के दरमियान। एक और बात आपको बताती जाऊँ कि ताइवान जो है उसमें चाइना ने प्रॉपरली ये कह दिया कि हम कभी भी मिलिट्री जो है वो ताइवान पे इम्पोज नहीं करेंगे। वी डोंट वांट टू इंटरवेन मिलिट्री और वॉर सिचुएशन, राइट। तो ताइवान का और ये जो है फ्यूचर इसका, हाँ, हो सकता है कि यूएस से इन्फ्लुएंस्ड होकर ताइवान कहीं ना कहीं खुद ही जो है वो वॉर डिक्लेयर कर दे, बट एज सच इसको अभी देखा नहीं जा रहा। अब हम ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की बात कर लेते हैं कि ईरान ने जो है वो एक ट्रीटी के ऊपर बेसिकली साइन किया था 1970 में, लेकिन ईरान जो है वो उसके अगेंस्ट जाता रहा विद द पैसेज ऑफ टाइम। आप यहाँ पे टाइमलाइन भी देख रहे हो इसकी। अब ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो क्यों इतना इंपॉर्टेंस रखता है? क्योंकि रिसेंट ईरान ने जो है वो पाकिस्तान, इराक और सीरिया पे बेसिकली अपना जो है वो हमला किया है। उसने मिसाइल फोर्सेस जिसे आप कहते हो, अभी रिसेंटली अटैक हुआ है। तो ये चीज़ें आप क्रिटिकल एनालिसिस में भी लिख सकते हो। और एक जो एक्ट है JCPOA, इसके बारे में भी आपने लिखना है ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम के अंदर, इसके कंसर्न्स और इसके इफ़ेक्ट्स के ऊपर भी बात करनी है। आप लोगों को स्पीड भी और बहुत ही ज़्यादा मैं फास्टली बोल रही हूँ, तो इसको इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं सारे टॉपिक्स जो हैं वो आपको एक्सप्लेन करने लग पड़ूँ। बताना ये है कि कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट है और किस तरह से काम करना है। लैकोडिक एग्रीमेंट एक हमारी माइन है, बलोचिस्तान का ये प्रोजेक्ट है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, ये पाकिस्तान को फर्दर जो है वो कितनी इंपॉर्टेंस दे सकती है, इस पे बात करनी है। और उसके बाद कहीं ना कहीं इसका क्रिटिकल एनालिसिस करना है कि इज इट अ माइन ऑफ कंट्रोवर्सीज, क्योंकि जो हमारी पॉलिटिकल सिचुएशन जा रही है उसके अकॉर्डिंगली हमें बात करनी है, तो आप इसको भी देखिएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आया है COP28 का। रिसेंट जो इसकी क्लाइमेट समिट हुई है उसके क्या कंसर्न्स रहे हैं, उसके क्या चैलेंजेस हैं, उसका क्या क्रिटिकल एनालिसिस है, ये सारा आप करोगे। लास्ट ईयर COP27 के बारे में भी जो है वो बात की गई थी, लेकिन अब COP28 जो है वो ज़्यादा बेटर रहेगी आप लोगों के लिए। लास्ट बट नॉट लीस्ट, बल्कि अभी हैं टॉपिक्स,
इसके बाद जो है वो ग्रीन डील इंडस्ट्रियल प्लान है, बेसिकली यूरोपियन यूनियन ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था और इसका एम है जो इसका एम रिलेटेड है आपके क्लाइमेट चेंज से। और इसमें जो है वो एक टर्म इंट्रोड्यूस करवाई गई थी नेट ज़ीरो इंडस्ट्री, और नेट ज़ीरो इंडस्ट्री को हेजमनी देने के लिए या उसके ऊपर अपनी डोमिनेंसी रखने के लिए जो है वो बेसिकली अब इस पर काम किया जा रहा है। इसके पिलर्स भी आप लोग देख लीजिएगा कि इसके पिलर्स क्या हैं, और अल्टीमेट क्रिटिकल एनालिसिस तो आपको करना ही पड़ता है, इधर वो करंट अफेयर्स हो या वो पाकिस्तान अफेयर्स हो, राइट। उसके बाद एक और डोमेस्टिक टॉपिक आ जाता है यूथ बल्ज का, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। आपको पता होना चाहिए यूथ बल्ज क्या है, कि पाकिस्तान की जो यूथ है मैक्सिमम वो 64% है, बट बहुत सी यूथ जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट है। तो किस तरह से इसको जो है वो SMEs के थ्रू हम इसको कवर कर सकते हैं, या क्या गवर्नमेंट का रोल होना चाहिए। ब्रेन ड्रेन, दैट मीन्स के बहुत ज़्यादा जो है वो हमारे बहुत ज़्यादा टैलेंटेड लोग हैं जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा थ्रेट है हमारी प्रॉस्पेरिटी को। जितने भी टैलेंटेड लोग हैं, इधर वो इंजीनियर हों, इधर वो प्रोफेसर हों, वो बाहर के मुल्क में जाके, बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में जाके उनको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करें। तो ये कितना हमारे लिए जो है वो एक ब्रेन ड्रेन है, एक हमारा अलमिया है, एक डायलेमा है। उसके बाद हम CPEC की बात कर लेते हैं। CPEC के टॉपिक में आप मैप बनाओ तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। इसमें पाकिस्तान और चाइना से रिलेटेड बात कर लो, फ्यूचर ऑफ CPEC की बात कर लो, चैलेंजेस की बात कर लो। उसके बाद जो है वो अल्टीमेट वे फॉरवर्ड, इसका ये मेरी क्लास डिबेट थी तो वे फॉरवर्ड इसका हमने देख लिया था। नेटो एंड इट्स एक्सपेंशन, नेटो का पता होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन क्या है, क्यों ये बिल्ड की गई, या फिर जब सोवियत यूनियन टूटा उसके बाद भी इसको किस तरह से जो है एम्पावर किया गया, इसके क्या चैलेंजेस हैं, और इसके क्या जो है वो अचानक से जो है वो ऑफ हो गया है यहाँ पे फ्लैश। तो मुझे ये था कि वीडियो क्लोज हो गई है। इसमें आप लोग सारी इसके देख सकते हो, इसके चैलेंजेस और करंटली जो है वो क्या चीज़ इसमें आ रही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया पैलेस्टाइन एंड इसराइल वॉर, टाइमलाइन जानना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद रीसेंट कंडीशन जानना बहुत ज़रूरी है, कॉन्फ्लिक्ट क्यों स्टार्ट हुआ था। उसके बाद ये सारी टाइमलाइन है। बाल्फोर डिक्लेरेशन का पता होना चाहिए, नकबा डे का पता होना चाहिए, क्रिटिकल एनालिसिस का पता होना चाहिए, रिसेंट किसका क्या स्टांस है, वर्ल्ड का क्या स्टांस है, और उसके बाद अल जज़ीरा का आर्टिकल पढ़ लें, पाकिस्तान का क्या स्टांस है, ये सारा कुछ आपको पता होना चाहिए। डिबेटेबल चीज़ें ये हैं कि इसराइल क्यों चाहता है कि वो अरब स्टेट्स के साथ अपने जितने भी उनके रिलेशन हैं उनको नॉर्मल करे। वर्ल्ड का क्या स्टांस है, इंडिया का क्या रोल है, इसराइल का क्या रोल है, पाकिस्तान का क्या स्टांस है, और पाकिस्तान किस तरह से इस चीज़ को परसीव कर रहा है, क्या ड्यूटीज़ हैं ऑल मुस्लिम स्टेट्स की। रशिया यूक्रेन की बात कर लें, वॉर की तो अपडेटेड बताओगे, इसकी टाइमलाइन बताओगे, फिर आप वर्ल्ड का स्टांस बताओगे, क्रिटिकल एनालिसिस बताओगे, पाकिस्तान का स्टांस बताओगे, करंट सिचुएशन बताओगे, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो रीसेंट समिट हुई है उसके बारे में बताओगे, फ्यूचर एनालिसिस बताओगे, इंडिया के बारे में बताओगे, क्या क्या उन्होंने अग्रीमेंट किया है। जुडिशल एक्टिविज़म की बात कर लें तो इम्पॉर्टेंट है, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात कर लें तो इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद 7 पॉइंट फार्मूला है, इम्पॉर्टेंट है। रिसर्जेंस ऑफ तालिबान इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो थे ये बेसिकली टॉपिक्स थे जो मैंने कवर करवाए थे। उसके बाद लास्ट बट नॉट लीस्ट CSS का पास पेपर है जो मैंने सॉल्व किया है 2023 का, वो आज के लेक्चर में इंशाल्लाह उनको प्रॉपरली जो है वो बताना है। एंड दैट्स ऑल फ्रॉम द करंट अफेयर्स रिविजन क्लास। होप सो कि आप लोगों को जो है वो समझ भी आई होगी और पता भी चला होगा कि किस तरह से आप लोगों ने जो है वो चीज़ों को कवर करना है। और बिल्कुल भी आप लोगों ने परेशान नहीं होना, अपनी जो भी आप लोगों की स्ट्रेंथ है या जो भी आप लोगों की कैपेबिलिटी है उसको शो करें। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करंट अफेयर्स पेपर्स। आई एम स्टार्टिंग द इंग्लिश एसेस सेशन, तो आप लोग उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।